हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 5 को कवर करेंगे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आपने उस वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, नगरों का उदय कैसे हुआ था, राजा का चुनाव कैसे होता था, तो अब हम इस वीडियो में अपनी उसी जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है कि शासक कैसे बने। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पहले शासक यानी राजा का चुनाव जन यानी लोगों द्वारा होता था, यानी कि एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे, फिर वे आपस में ये पता करते थे कि हम लोगों में से श्रेष्ठ कौन है, और जो श्रेष्ठ होता था उसे राजा बना दिया जाता था। लेकिन 3000 वर्ष पहले इसमें परिवर्तन आए। अब क्या होने लगा, अब लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे और यज्ञ के पश्चात खुद राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब आप सोच सकते हो कि यज्ञ के माध्यम से ऐसा कैसे होता था, तो चलिए जानते हैं। उसी में से एक यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। एक्चुअली इस यज्ञ में ये होता था कि राजा की निगरानी में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाता था, और जब वो घोड़ा दौड़ते हुए जाते रहता था, क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते रहता था, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करते रहता था, तो अगर इस बीच कोई दूसरा राजा उसे रोक लेता था तो यज्ञ करने वाले राजा के साथ उसे युद्ध करना पड़ता था, और जिस राजा की विजय होती थी उस क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार हो जाता था। और अगर उस क्षेत्र का राजा ने घोड़े को नहीं रोका, घोड़े को आगे जाने दिया, तो यह मान लिया जाता था कि यज्ञ करने वाला राजा उससे अधिक शक्तिशाली है और उस क्षेत्र पर यज्ञ करने वाले राजा का अधिकार हो जाता था। अब देखिए, यज्ञ के दौरान राजा का मुख्य स्थान राज्य सिंहासन होता था, नहीं तो वो बाघ के खाल का एक विशेष प्रकार के आसन पर बैठते थे। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था वही उसका सहचर होता था। इस यज्ञ को पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, और इस यज्ञ में राजा पर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे। पवित्र जल से आशय शुद्ध जल, आज भी हम लोग गंगा जल को शुद्ध मानते हैं, तो उसी तरीके से यज्ञ में राजा पे शुद्ध जल का छिड़काव किया जाता था। विश्व अथवा वैश्य को पुरोहित क्षुद्र मानती थी, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था वैश्य के बारे में, लेकिन हमने बस इस टर्म को जाना था। इस चैप्टर में हम इस वर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे मैं वैश्य शब्द की चर्चा करूंगी। आप फिलहाल ये याद रखिए कि वैश्य को पुरोहित क्षुद्र मानती थी और कई अनुष्ठानों में उन्हें शामिल होने नहीं दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, अर्थात देखिए, जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत का गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार उस समय बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई थी। तो इसीलिए हम लोग उसे वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि उसी काल में वेदों की भी रचना की गई थी। बहुत सारे ग्रंथ रचना किए गए थे, लेकिन जो वेद थे उसमें से मुख्य थे, इसीलिए इस काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हमने वैदिक काल को भी दो भागों में विभाजित किया है। पहला पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और उसके बाद एक उत्तर वैदिक काल। अब आप सोचोगे कि इसका नाम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल क्यों है, तो देखिए, हमने पिछले अध्याय में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, तो ऋग्वेद जिस काल में लिखा गया उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, यानी कि उस काल में वेद में बस एक ही वेद था, ऋग्वेद, इसीलिए उसके नाम पे हमने उसका नाम रख दिया ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वेद के बाद जितनी भी ग्रंथों की रचना की गई उसका नामकरण कर दिया गया उत्तर वैदिक काल। और उसमें किन किन ग्रंथों की रचना की गई, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वेद 4 है,
और यहाँ पे भी हमने चारों का नाम लिया, बस अंतर ये है कि जो ऋग्वेद था वो अलग हो गया और जिस कार्यकाल में ऋग्वेद था उस काल का नाम हो गया ऋग्वैदिक काल, और अन्य 3 वेद जब आए तो उसका नामकरण कर दिया गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी लिखे गए थे, लेकिन मुख्य थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसलिए यहाँ पे उन तीनों चीज़ों की चर्चा की गई है। अगले अध्याय में जैसे हम बढ़ेंगे तो अन्य ग्रंथों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। यानी कि हमें इसमें से क्या याद रखना है, हमें इसमें से याद रखना है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग जानेंगे कि इस काल के दौरान यानी कि वैदिक काल के दौरान वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए वहाँ पे वैभवशाली वर्ग था। वैभवशाली कहा जाता था पुरोहितों और योद्धाओं को। जो पुरोहित और योद्धा थे उन्हें वैभवशाली के अंतर्गत रखा जाता था। कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे और निर्धन की श्रेणी में आते थे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले या फिर शिकार करने वाले या भोजन का संग्रह करने वाले, ये सब निर्धन लोगों की श्रेणी में आते थे। पुरोहित द्वारा लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहते हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वैश्य, शूद्र। जो पहला वर्ण था ब्राह्मणों का काम था वेदों और अध्यापन करना, साथ ही यज्ञ करवाना। और दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, जिसे हम शासक वर्ग भी कहते हैं। इनका काम होता था युद्ध करना और उनके राज्य में जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करना। तीसरा वर्ग आता है वैश्य या वैश्य, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। अभी हमने वैश्य के बारे में पढ़ा था ऊपर, अभी हमने पढ़ा कि वैश्य को बहुत सारे यज्ञों में अनुमति नहीं दी जाती थी। कुछ यज्ञ में वो शामिल होते थे, लेकिन कुछ यज्ञ ऐसे होते थे जिनमें उन्हें अनुमति नहीं थी कि आप यहाँ पे आ सको। और जो चौथा वर्ग है शूद्र, उसे अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कि यहाँ पे चारों का जो कार्य था उसे हमें याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्षत्रिय तथा वैश्यों दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, जबकि हमने देखा जो वैश्य जाति के लोग थे उन्हें कभी कभी यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया जाता था। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही जातियों को यज्ञ का अधिकार प्राप्त था, वे लोग यज्ञ कर सकते थे, लेकिन क्षुद्र को कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। चूँकि औरतों को भी क्षुद्रों के समान माना गया था, इसलिए महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदा अध्ययन का अधिकार नहीं था। क्षुद्र और महिलाएं वेद को नहीं पढ़ सकते थे। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों का कहना था कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र जो होगा या उसकी पुत्री जो होगी वो भी ब्राह्मण कहलाएगी, अगर कोई शूद्र है तो उसकी भी संतान क्षुद्र कहलाएगी। लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो इस बात का विरोध करते थे। अब वो क्यों विरोध करते थे, आगे विरोध का परिणाम क्या देखने को मिला, यह सब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना ही जानना है। अब हम देखते हैं जनपद के बारे में। जनपद कहने का आशय है जन के बसने की जगह, यानी कि लोग जहाँ बस जाते हैं उसे जनपद कहते हैं। महायज्ञ से जो राजा बनते थे वो अब जन के नहीं, यानी कि लोगों के बीच के नहीं, बल्कि जनपद के राजा माने जाते थे। यानी कि जिस क्षेत्र पे लोगों ने आकर के अपना बसाव किया है, जिस क्षेत्र पे लोग बस गए हैं उसे हम जनपद कहते हैं, और उसी क्षेत्र का राजा कहलाता था जो महायज्ञ द्वारा राजा बनता था। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे कि मेरठ के हसीनापुर की, एटा के अंतरजिखेरा की, और ये दोनों मेरठ और एटा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली के पुराने किले का भी खुदाई किया है। तो देखिए खुदाई से हमें क्या क्या ज्ञात हुआ है। खुदाई से पता चला है कि लोग जो थे वो झोपड़ी में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे गेहूँ, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों आदि फसलें का उत्पादन करते थे। साथ ही लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। वे लोग विशेष प्रकार के भी बर्तन बनाते थे, और उन विशेष प्रकार के बर्तन को हम चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखिए क्या थी। इस पे चित्रकारी की गई थी, ये बहुत ही पतली तथा चिकनी होती थी, ये सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में पाई गई हैं। साथ ही इन ऐसे पात्रों में हमें ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि ये जो बर्तन थे, चित्रित धूसर जो पात्र थे, उसको खास मौके पे लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था। जैसे कि आज भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम अच्छे अच्छे बर्तन में उनको खाना खिलाते हैं। तो पहले के भी जो लोग थे वो कुछ महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए उस पात्र का उपयोग करते थे। अब जानते हैं महाजनपद के बारे में। 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। वे जनपद
अब महाजनपद कहलाने लगे। यानी कि अब तो सभी जगहों को जनपद कह दिया गया था जिस क्षेत्र में लोग बसने लगे थे, लेकिन उसी जनपदों में से बहुत सारे जो जनपद थे वो अब पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। तो वैसे जनपद जो कि अधिक महत्वपूर्ण हो गए उसे महाजनपद कहा जाने लगा। कब से? 2500 वर्ष पहले से। अब महाजनपद की एक राजधानी भी होने लगी। पहले जो जनपद थे उनकी कोई राजधानी नहीं होती थी, लेकिन जब वो महाजनपद के रूप में बना तो उसकी एक अपनी राजधानी होती थी, और जो राजधानी होती थी उसकी किलेबंदी की जाती थी। लकड़ी और पत्थर के ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, इसे हम किलेबंदी कहते हैं। और किलेबंदी का बहुत सारा फ़ायदा होता था, जैसे कि सुरक्षा होती थी। कभी कभी जो राजा थे वो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए किलेबंदी करवाते थे, ताकि अगल बगल के जो राजा हैं उनके सामने उनकी शक्ति प्रदर्शित हो कि ये राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। साथ ही नियंत्रण करने में भी आसानी होती थी। एक किले के अंदर जो क्षेत्र होता था वो हो जाता था कि ये राजा का क्षेत्र, और वे उस पर आसानी से नियंत्रण कर पाते थे। और कभी कभी जो दूसरे राजा होते थे वो हमारे क्षेत्र पे आक्रमण ना करे, इसलिए भी राजा किलेबंदी करवाते थे। यानी कि दूसरे क्षेत्र के राजाओं के आक्रमण से बचाव के लिए भी किलेबंदी का निर्माण किया जाता था। कर यानी कि टैक्स। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाई गई उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो राजा थे वो कर नहीं लेते थे, लेकिन अब जब महाजनपद बन गए तो अब राजा कर लेने लगे। अब वो कर क्यों लेते थे ये भी हम देखते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे लोग उन्हें अपने द्वारा लाए गए उपहार दिया करते थे, मतलब जिसको जो मन होता था एज अ गिफ्ट के रूप में वो राजा को दिया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया था, अब कर व्यवस्था लागू हो गया था, अब लोगों को कर देना अनिवार्य हो गया था। जो कृषक थे वो अपनी उपज का 1/6 भाग राजा को देते थे भाग के रूप में। उस कर को क्या कहा जाता था? भाग। यानी कि किसान भाग के रूप में अपनी उपज का 1/6 भाग राजा को देता था। जो कारीगर होते थे वो महीने में 1 दिन के लिए राजा के यहाँ काम करते थे, वो श्रम के रूप में अपना कर राजा को देते थे। जो पशुपालक थे वो जानवर या उसके उत्पाद के रूप में राजा को कर देते थे। जैसे कि अगर कोई गाय पाल रहा है तो वो गाय से मिलने वाली दूध से बने उत्पाद राजा को देंगे, या फिर वो अन्य जानवर भी राजा को गिफ्ट कर सकता है। जैसे कि जो गाय हुई तो उसका जो बछड़ा या बाछी जो भी हुई वो राजा को एज अ कर दे सकता है। जो व्यापारी वर्ग था वो सामान खरीदता बेचता था तो उस पर भी राजा को उसे कर देना पड़ता था। आखेटक और जो संग्राहक होते थे वो जंगल से और फिर इधर उधर स्थानों वस्तुएं को एकत्रित करते थे, तो वो जिन सामानों का एकत्रण करते थे उन्हीं में से कुछ सामान राजा को कर के रूप में देते थे। यानी कि अब राजा कर लेने लगे थे। अब आप सोचोगे कि कर अब इतना अनिवार्य क्यों कर दिया गया था। पहले हमने पढ़ा था कि जो राजा थे वो सेना नहीं रखते थे, लेकिन अब राजा सेना रखने लगे थे, और सेना रखेंगे तो उन्हें वेतन देना होगा, तो इसलिए अब राजा कर लेते थे क्योंकि उन्हें सेना को वेतन देना होता था। और वो सेना किसके लिए होते थे? लोगों की रक्षा करने के लिए। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, दूसरे राजा क्षेत्र पर आक्रमण कर देते थे, तो वो सेना मदद करती थी अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। अब हम जानेंगे कि वैदिक काल में कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो वैदिक काल में कृषि में 2 बड़े परिवर्तन हुए। एक तो ये हुआ कि हल के फाह अब लोहे से बनने लगे। पहले क्या था कि पहले हल के जो फाह होते थे वो लकड़ी के बनते थे, लेकिन अब लोहे के बनने लगे। तो लोहे वाला ज़्यादा मजबूत होगा, लकड़ी वाला कभी कभी टूट भी जाता होगा, लेकिन लोहे के आ जाने से अब हल ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ हो गया और ज़्यादा दिन तक चलने लगा, और किसान इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत भी हासिल होने लगा किसानों को। अब वे ज़्यादा आसानी से कृषि कर सकते थे। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। पहले लोग क्या करते थे, जो बीज जैसे कि गेहूँ उपजा या फिर धान उपजा तो उसका जो बीज होता था उसे ऐसे ही छिड़क दिया करते थे और हो जाती थी उनकी कृषि। लेकिन अब वो क्या करने लगे, अब वो पौधों का रोपण शुरू करने लगे। यानी कि पहले वो पौधे तैयार करने लगे और जब पौधा तैयार होने लगा तो उसके रोपण से अब वो अपने फसल को उपजाने लगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि किसानों की जो पैदावार थी वो बढ़ने लगी। अब किसानों को पहले से ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, यानी कि ज़्यादा लाभ होने लगा। कृषि कार्य ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिन्हें कि हम कमकार कहते हैं, वही कहते थे। कमकार किसे कहते हैं? भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हम लोग कमकार कहते हैं। तो ये दास दासी और जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे ये सब कृषि कार्य में संलग्न थे। ज़्यादातर यही लोग कृषि कार्य को किया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि अब हम किसी क्षेत्र के बारे में
विशेष तौर से अध्ययन करेंगे, उसे ही हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण कहते हैं। हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। याद कीजिए, जब हम चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मगध शब्द आया था, तो मैंने उस समय आपको ज़्यादा नहीं बताया था। मैंने कहा था कि हम आगे के चैप्टर में इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब वो समय आ गया है कि हम मगध के बारे में जानें। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि गंगा और सोन नदी के पास मगध स्थित था। तो ये जो गंगा और सोन नदी थी वो मगध से होकर ही गुजरती थी, जो कि यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। जहाँ से नदी बहेगी वहाँ पे तो जल का आपूर्ति होती रहेगी। तो वो क्या कहती है, जो नदियाँ होती हैं वो ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाती है, और फिर वहाँ पे यातायात और जल वितरण भी अच्छा साधन था। ये नदियों के होने से मगध साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा लाभ था, यातायात में भी, जल के लिए भी, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जैसे कि हमने देखा कि एक जगह गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बह रही थी। इसके पास दूसरा लाभ ये था कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, और वहाँ से रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि राजा अब सेना रखने लगे थे, तो सेना वहाँ क्या कहते थे, जंगल से हाथियों को पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षण दिया करते थे, और वो जो हाथी थे वो सेना का हेल्प करते थे युद्ध के दौरान। उन्हें उसके लिए, युद्ध के लिए तैयार किया जाता था प्रशिक्षण दे करके। साथ ही भरपूर मात्रा में वहाँ से लकड़ियाँ भी मिल जाती थी, और लकड़ियों मिलने से ये लाभ था कि आसानी से रथ तैयार किया जा सकता था, बहुत सारी गाड़ियाँ बना ली जा सकती थी, और घरों के बनाने में भी उन लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। साथ ही इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, जिनसे कि मजबूत औजार और हथियार बनाया जा सकता है। यानी कि इस क्षेत्र में जो लौह अयस्क की खदानें हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी औजार और हथियार बनाने में। मगध के 2 शक्तिशाली शासकों का नाम हमें याद रखना है, बिंबिसार और अजातशत्रु। इनके अलावा भी एक अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए थे जिनका नाम था महापद्मनंद। हम आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे, फिलहाल हमें उनका नाम याद रखना है। अगर हम बात करें मगध की राजधानी की, तो सबसे पहले इसकी जो राजधानी थी राजगृह थी, जो कि बिहार में है, लेकिन बाद में उसे बदलकर पाटलिपुत्रा कर दिया गया। पाटलिपुत्रा का वर्तमान में नाम है पटना। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि मगध की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो राजगृह, जिसे अब हम राजगीर के नाम से जानते हैं, और फिर बाद में बदलकर उसकी राजधानी क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम है पटना। अब हम पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। जैसे हमने अभी मगध के बारे में पढ़ा, तो उसी प्रकार अब हम वज्जी के बारे में जानेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। ये मगध के नज़दीक था। इसकी जो राजधानी थी वैशाली थी, और वैशाली कहाँ है, बिहार में है। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। यहाँ पे कहने का मतलब कि और सब जगह के मुकाबले अन्य किस्म की शासन व्यवस्था थी, और उसका नाम क्या था, गण या संघ। गण का तात्पर्य है कई सदस्यों वाले समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, और संघ का तात्पर्य है संगठन या संस्था। यानी कि गण का मतलब होगा कई सदस्यों का समूह, और संघ या संघ का मतलब हो गया संगठन या संस्था। अब देखिए, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। जैसा कि हमने अभी जाना कि गण कई सदस्यों का समूह होता था, और संघ जो होता था वो संगठन होता था। तो इससे हम ये पढ़ रहे हैं कि गण और संघ में कई शासक होते थे। मतलब यहाँ पे कोई एक नहीं होता था, बहुत सारे लोगों को शासक यहाँ बनाया जाता था, और सब एक साथ मिलकर शासन करते थे, और उसमें जितने भी लोग होते थे सभी राजा कहलाते थे। ये कैसे शासन करते थे, तो देखिए, ये एक सभा में बैठते थे, बैठकर बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे, और इन सभी के जरिए ये तय करते थे कि हमें क्या करना है। और वहाँ पे जो तय होता था कि अब हमें ये कदम उठाना है, हमें ये करना है, तो वो उस चीज़ को करते थे। इस प्रकार वहाँ का राज्य शासन व्यवस्था चल रहा था राज्य में। इधर स्त्रियाँ, दास, कम्मकार, इन सभी को सभाओं में आने का आदेश नहीं था। यानी कि जो स्त्रियां थी, जो दास थे, जो कम्मकार थे, यानी खेतिहर भूमिहीन मजदूर थे, इन सभी लोगों को सभा में आने की अनुमति नहीं थी। बौद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। हम लोग आगे जाकर के बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और महावीर के बारे में पढ़ेंगे, और वो दोनों गण या संघ से ही संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अगर हमें संघ के बारे में बहुत अच्छे से समझना है तो बौद्ध साहित्य में इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है।
लगभग 1500 साल पहले तक इनका राज्य चलता रहा। इनका मतलब वज्जी लोगों का राज्य चलता रहा। लेकिन उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि वज्जी 1500 साल पहले उसका नाम खत्म हो गया। अब ऐसा खत्म क्यों हो गया? क्योंकि वज्जियों पर गुप्तों ने अपना विजय हासिल कर लिया और विजय करने के उपरांत अपने क्षेत्र में उसे मिला लिया। पहले के राजा यही तो करते थे, दूसरे क्षेत्र पे आक्रमण करते थे और अगर उस क्षेत्र का राजा हार जाता था तो उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेते थे और अब वो जीते हुए क्षेत्र के भी राजा बन जाते थे। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इसमें कही गई सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।